हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, टीडीएस। अगर मैं सही मायने में बताऊँ ना, तो मेरे को अपने टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये चैप्टर कभी नहीं समझ में आया और मैं सोच रखा था ज़िंदगी में कभी भी समझ में कुछ भी आ जाएगा, मेरे को ये टीडीएस का चैप्टर मेरे को कभी क्लियर नहीं होएगा। लेकिन भगवान की कृपा से, ठीक है ना, इतना है कि अब समझ में भी आता है, काम भी कर लेता हूँ और अब आपको मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ। टीडीएस का चैप्टर वाकई में बहुत आसान है। बात ये होती है कि आप उस कंसेप्ट को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। अब टीडीएस का चैप्टर कहने को तो इनकम टैक्स में है, कहने को तो टीडीएस का चैप्टर इनकम टैक्स में है, लेकिन ये इनकम टैक्स में होते हुए भी इनकम टैक्स का नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? बेटे, टीडीएस का अपने आप में एक स्पेशल विंग है अलग से इनकम टैक्स का, गाजियाबाद में, जो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस का काम संभालता है, क्योंकि टीडीएस का काम अपने आप में इतना मैसी है। एक्चुअल में समझिएगा, इस बात को समझते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर का कंसेप्ट बेस कर बनाते हैं और उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे। देखो बेटे, हम लोगों ने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन सब पढ़ लिया, आईओएस वगैरह पढ़ लिया, डिडक्शन पढ़ ली, लेकिन हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, और उस प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की होती है उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 21-22 और हमारा असेसमेंट ईयर है बेटे 22-23। तो ये प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने इनकम कमाई और असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। अगर किसी बंदे की इनकम है 50,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ, तो 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसकी 6 लाख रुपए की इनकम हो गई। लेट से उसकी डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, तो 6 लाख माइनस, तो 6 लाख पे टैक्स कितना निकलेगा? 2.5 लाख रुपए तक तो निल है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% तो हो गया 12,500। 12,500 से ऊपर मतलब 5 लाख से ऊपर फिर कितना हो गया? 20%। 1 लाख पे हो गया 20%। तो इसका टैक्स आएगा बेटे 32,500 रुपये, और उसके ऊपर 4% का HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेगा। मैं न्यू स्कीम से निकाल रहा हूँ। 32,500 इंटू 4%, 1,300 रुपये और जोड़े तो ये आ गया 33,800। कितना बना, कितना था ये? 32,500 इंटू 4% कितना आया था? 1,300 रुपये, ठीक है। 1,300 रुपये जुड़ के ये मेरा बना प्लस करके 33,800। अब बेटे एक बात सुनो, इनकम टैक्स वाले पहले दिन से कह रहे हैं और हम पहले दिन से पढ़ने लग रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे और असेसमेंट ईयर में टैक्स दे देंगे। सपोज करो असेसमेंट ईयर में वो कयामत का दिन है आपका 31 जुलाई 2022, मतलब जिस दिन आपको टैक्स देना है। अब हर महीने बंदा कमा रहा है, कितने कमा रहा है? 50,000 ही तो कमा रहा है। अब 50,000 रुपए में 33,800 रुपए, 33,800 रुपए अगर आपके टैक्स में चले गए, 50,000 माइनस 33,800 रुपए, 16,200 रुपए में क्या घर चला लोगे? जिस बंदे के पास 50,000 रुपए आ रहे हैं उसने कुछ भी नहीं तो 10-12 रुपए का मकान ले रखा होगा, ठीक है। कितने बचे? 38,000। बच्चों की फीस जा रही होगी 8-10 हज़ार रुपए, कितने बच गए? 28,000। घर का भी खर्चा होगा 8-9 हज़ार का, कितने मतलब 12-13 हज़ार रुपये उसके पास मसा बचते होंगे। सर अपनी कहानी कह रहे हो? हां बेटे अपनी कहानी कह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं वैसे ही उसके पास 12-13 हज़ार रुपये बच रहे हैं सारे खर्चों के बाद। इस बार तो 33,800 का टैक्स जाना है, तो सारी इनकम तो टैक्स में ही निकल गई। अब रेंट कहां से दूं? बच्चे की फीस मैं तो गरीब हूं है। तो इस वजह से इनकम टैक्स वालों ने कहा, इनकम टैक्स वालों ने भी ये प्रॉब्लम समझी और उन्होंने कहा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी, अब हमारी बात शुरू होती है, टोटल टैक्स लायबिलिटी का बर्डन आपके ऊपर एक साथ ना पड़े, तो इनकम टैक्स वालों ने कुछ रास्ते निकाले इसके कि टोटल टैक्स लायबिलिटी का बर्डन आपके ऊपर इकट्ठा ना पड़े। क्या रास्ते निकाले? इन्होंने 3 रास्ते निकाले हुए हैं। क्या रास्ता निकाला? सबसे पहला रास्ता निकाला इन्होंने एडवांस टैक्स, ठीक है। दूसरा रास्ता जो हमारा चैप्टर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो हमारा चैप्टर है,
ठीक है ना। इसी के साथ साथ एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो अभी नहीं डिस्कस करता, बेकार में कंफ्यूज होंगे हम, ठीक है। और लास्ट है हम लोगों का सेल्फ असेसमेंट। क्या मतलब है सर, बता तो दो बेटे। मैं बहुत ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे को टीडीएस पे आना है। एडवांस टैक्स क्या है कि एडवांस टैक्स में इनकम टैक्स वालों ने हमें कहा हुआ है, एक लाइन में समझा रहा हूं अभी, एडवांस टैक्स का पूरा चैप्टर है, 3-4 पॉइंट पढ़ने हम लोगों ने, वो देखेंगे। एडवांस टैक्स क्या कह रखा है कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जब आपका प्रीवियस ईयर शुरू हो रहा है, आपका प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, मैंने कहा हाँ, कहने लगी कि जब साल शुरू हो रहा है उसी में एस्टिमेटेड इनकम निकाल लो और उसी पे एस्टिमेटेड टैक्स निकाल लो, और उस एस्टिमेटेड टैक्स वहां पे पढ़ूंगा डिटेल में, अभी नहीं जा रहा। वो एस्टिमेटेड टैक्स अगर आपका 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो आपको अपना जो 10,000 से ज्यादा आ रहा है, सपोज करो 12,000 आ रहा है, मतलब आपका हमारी लिमिट कितनी है 10,000, और आपका कितना आ रहा है एस्टिमेटेड टैक्स 12,000, तो आपको ये 12,000 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को देना है, दैट इज एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर के चलते चलते। अरे वाह, अभी तो सर जब आपने पहली क्लास ली थी ना तो आपने बड़ी फाउंडेशन बनाई थी कि बेटे प्रीवियस ईयर में तो इनकम कमा रहे हो, कैलकुलेट कैसे करोगे, इसीलिए तो ये कह रहे हैं नलायक को एस्टिमेटेड बेसिस पे ये सारे काम करने। एस्टिमेटेड जितना हो सके उतना फुल प्रूफ लेके चलना, एस्टिमेशंस आर नॉट एक्चुअल्स, ठीक है ना, कैन बी एक्चुअल बट कैन वेरी ऑल्सो, ठीक है ना। तो एडवांस टैक्स क्या कहता है कि असेसी खुद, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, असेसी खुद, असेसी हिमसेल्फ, असेसी हिमसेल्फ डिपॉजिट, ठीक है ना। असेसी खुद जो है अपना एडवांस टैक्स जमा कराता है, खुद जमा कराता है, अपनी इनकम खुद एस्टिमेट करनी है, उस पर खुद एस्टिमेटेड टैक्स निकालना है, और अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 से ज्यादा बना तो खुद गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करना है, दैट इज एडवांस टैक्स। अब बहुत ध्यान से सुनो, असेसी है मतलब मैं या आप, ठीक है, ये किसी को सर्विसेज दे रहा है, जैसे ये किसी को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है, मिस्टर जोजो को कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है। कितने की दी, लेट्स से ये 50,000 रुपए पर मंथ की सर्विसेज दे रहा है, 50,000 रुपए पर मंथ की सर्विसेज दे रहा है। Now Mr. Jojo is liable to pay him 50,000 रुपीज। हाँ सर समझ में आती है बात। तो ये जो मिस्टर असेसी हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम कौन है, जोजो, ठीक है। अब इनको जो इनकम आ रही है, जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, इससे जो इनकम आ रही है, ये 50,000 रुपए देते हुए गवर्नमेंट ने जोजो को पकड़ लिया, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट ने जोजो को पकड़ लिया, क्या कर रहा है, जोजो ने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ तो कर रहा है, क्योंकि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको उसके पैसे दे रहा हूं, उससे काम करवाया था तो 50,000 रुपए दे दिए। अबे तेरे को पता है इसको बर्डन इकट्ठा पड़ जाएगा टैक्स का, सर मैं क्या करूं, इसका टैक्स है, ये जाने, इसका काम जाने। तो गवर्नमेंट कहती है सुन, हमारी बात सुन, तू जो इसे 50,000 रुपए दे रहा है ना, 50,000 देने ना तूने, कहने लगा हाँ सर, क्योंकि 50,000 मत दे, क्योंकि सर वो लड़ेगा, क्योंकि तू 50,000 मत दे, तू 50,000 में से कुछ पैसे लीक कर दे। कहने लगे क्या कह रहे हो सर, ठीक है, क्योंकि 50,000 मत दे, 50,000 में से कुछ पैसे लीक कर दे, क्योंकि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो 50,000 रुपए जा रहे हैं इसमें से कुछ पैसे लीक कर दे, और इसमें से इस 50,000 में से 10% गवर्नमेंट को जमा करा दे, इनकम टैक्स वालों को दे दे, क्योंकि सर मैं क्यों जमा करा दूं, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हम तेर पे लगा रहे हैं ना, ठीक है, अब हम तेर पे लगा रहे हैं, और तू इसको दियो 45,000,
इसको कितने दिए 45,000। तो मेरे को 45,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जो के पास से चले कितने थे, जो के पास से 50,000 चले थे, लेकिन उसने 5,000 रुपए तो गवर्नमेंट को दे दिए और 45,000 रुपए 45,000 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट मेरे को दे दिया। अब मैंने पूछा सर आपने मेरे को 50 देने थे, आपने मेरे को 45 क्यों दिए? तो वो कहने लगे भाई गवर्नमेंट ने मेरे को कहा था कि 5,000 रुपए हमें दे दे। मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट जी वैसे ही इनकम कम है, आपने और मांग ली। कहने लगे नहीं नहीं तू फिक्र मत कर। मैंने कहा कैसे फिक्र ना करूं, 50,000 आने थे 45,000 रह गए। तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है। कहने लगे देख अभी अभी तूने ऊपर बताया था कि तेरी इनकम पे टैक्स कितना बनेगा 33,800। मैंने कहा हाँ। कहने लगे इकट्ठा बर्डन पड़ेगा ना? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे बस हमने वो बर्डन कम किया है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे जब तू अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरेगा, मतलब जब तू हमें बताएगा ना कि तेरा टैक्स कितना बनना है, 33,800 तेरा टैक्स बनेगा, तो ये जो ने टैक्स काट के जमा करा दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसका क्रेडिट यहां ले लियो। मतलब क्या, जब मैं गवर्नमेंट को कहूंगा सर मेरा 33,800 का टैक्स है, तो गवर्नमेंट को मैं साथ में कहूंगा सर आपने जो के थ्रू मेरा टैक्स कटवा लिया था कितना 5,000 रुपए, तो वो माइनस करो और मैं केवल और केवल अब आपको दूंगा 28,800 रुपए। इसी तरीके से जैसे मैंने जो को सर्विसेज दी किसी और को भी दी होंगी। अब किसी को 1,00,000 रुपए की सर्विसेज दी, उसने भी मेरा 10% का एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसने भी मेरा 10% का टैक्स काट लिया होगा, तो 10,000 रुपए उसके थ्रू गवर्नमेंट के पास चले गए, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। वाह, तो मेरा टैक्स रह गया 18,800 रुपए। तो जो लोग मेरा टैक्स काट रहे हैं वो उस टाइम तो मेरे को फील होता है यार मेरे को कम इनकम आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरा ही बर्डन कम हो रहा है, क्योंकि जब मेरे को रिटर्न भरनी है वो सारा टैक्स इकट्ठा देना पड़ता, वो सारा टैक्स इकट्ठा ना देकर मैं टीडीएस की फॉर्म में वो टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। समझ में आई बेटे? ठीक है, तो यही है टीडीएस का कंसेप्ट, इससे फालतू कुछ नहीं है। आज तो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ टीडीएस की बातें बताऊंगा, ज्यादा बड़ी क्लास आज मैं आपकी नहीं लेने वाला, ठीक है ना। टीडीएस का कंसेप्ट हो गया। अब बात आती है सेल्फ असेसमेंट भी बता दो सर, ठीक है ना, क्योंकि टीडीएस का चैप्टर तो अभी बहुत डिटेल में करना है। बेटे सेल्फ असेसमेंट क्या है कि सपोज करो मैंने जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल लिया, ठीक है, मेरा टैक्स तो बना है 33,800, एडवांस टैक्स की फॉर्म में मैंने 10,000 रुपये जमा करा दिया था, कितना रह गया 23,800, ठीक है। उसके बाद मेरा 13,800 रुपये का टीडीएस कट चुका, तो अभी भी मेरे 10,000 रुपये बच रहे, तो वो जो 10,000 रुपये अभी भी बच गए, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, वो सेल्फ असेसमेंट मतलब रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर जमा करा दूंगा। तो पहले तो इसी फॉर्म में चला जाता है, इस फॉर्म में चला जाता है, उसके बाद कुछ बच गया तो यहां पे जाएगा। अब आगे बात करते हैं। तो अब हम लोगों ने टीडीएस का चैप्टर समझना है बेटे, ठीक है। टीडीएस के साथ साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और बाद में जुड़ेगा जिसका नाम है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, लेकिन अभी तो आपने टीडीएस समझ लिया, वो मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स मैं बाद में समझाऊंगा। तो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब मेरी बात समझना, इस बात को फिर दोबारा ध्यान से देख लो। यहाँ पे असेसी अपना टैक्स खुद जमा कराता है, एडवांस टैक्स के केस में असेसी खुद जमा करा रहा होता है अपना एडवांस टैक्स, लेकिन जो टीडीएस है वहां पे असेसी मैं अपना टैक्स खुद नहीं जमा कराता। जो मेरे को इनकम दे रहा है दैट पर्सन इज डिडक्टिंग माई टैक्स फ्रॉम माई इनकम एंड डिपॉजिटिंग पार्ट ऑफ माई इनकम एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, जिसका क्रेडिट मेरे को बाद में मिल जाएगा जब मैं अपनी रिटर्न भरने जाऊंगा। समझ में आती बात? अब सुनो ध्यान से। अब सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनना। स्टेप 1 टीडीएस के केस में आइडेंटिफाई the payments on which TDS is applicable। हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी पेमेंट्स पे टीडीएस कटता है, ठीक है ना। तो डिडक्टर
जो पेमेंट करने वाला है वो पता होना चाहिए कि कौन होगा। डिडक्टी, किसका टीडीएस काटना है, इसका क्या मतलब है सर, जिसको भी पेमेंट करेंगे उसका टीडीएस काटना होगा। बेटे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हम पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उसका टीडीएस नहीं काटना, एक्सेप्शन दे रखे होते हैं। किस रेट से टीडीएस काटना है, रेट ऑफ टीडीएस, ठीक है। उसके बाद एक ना लिमिट दे रखी है, लिमिट, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, अमाउंट लिमिट फॉर टीडीएस, ठीक है ना। मतलब क्या, इस अमाउंट के ऊपर जाएंगे तो टीडीएस काटना है वरना नहीं। जैसे जोजो ने मेरे को पेमेंट की, जोजो ने मेरे को पेमेंट की 50,000 की, तो उसने उसके ऊपर टीडीएस काट लिया, तो इसकी कोई लिमिट दे रखी होगी। जैसे जोजो वाले केस में जब हम लॉ पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, वहां पे लिमिट दे रखी 30,000। मतलब अगर जोजो 30,000 से ज्यादा की पेमेंट करता है प्रोफेशनल सर्विसेज की किसी को, तो उस बंदे का टीडीएस काटना है। मतलब अगर वो मेरे को 25,000 दे रहे होते तो वो मेरे पे टीडीएस नहीं काटते, तो उसे कहते हैं अमाउंट लिमिट फॉर टीडीएस, ठीक है। इसको हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कह देते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट, ठीक है। समझ में आई बात, किस रेट से काटना है, कितने अमाउंट का काटना है, डिडक्टी कौन होगा, डिडक्टर कौन होगा, और उसके बाद कुछ नोट्स पढ़ने हैं हमें इंपॉर्टेंट कि टीडीएस किस टाइम पे काटा जाता है, पेमेंट के टाइम पे काटा जाता है या एक्सपेंस बुकिंग के टाइम पे काटा जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहां पे टीडीएस नहीं कटना होगा, तो वो सारी बात, ये है स्टेप 1। अब स्टेप टू में आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बेटे। जो देखो, जोजो ने मेरा टैक्स काटा, एक्चुअल में हुआ क्या था, उसके पास से 50,000 रुपए चले थे, 5,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिए और 45,000 रुपए मेरे को दे दिए। अब बात ये आती है, जो अमाउंट ऑफ टीडीएस है, अमाउंट ऑफ टीडीएस जो जोजो ने काटा, वो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी तो होना है, तो डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट को कब डिपॉजिट होना है, तो उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू डिपॉजिट टीडीएस। ये बात समझ में आई, समझ में आती बात, डन। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो, स्टेप 3, स्टेप, बेटे जब गवर्नमेंट को हम टीडीएस जमा कराते हैं, मतलब जोजो जब टीडीएस जमा करा रहा है, तो गवर्नमेंट ना उस टाइम जोजो से नहीं पूछती कि किसका टीडीएस है, किसका टीडीएस है, विशाल का टीडीएस है। अब जोजो से जब गवर्नमेंट टीडीएस ले रही होती है, गवर्नमेंट के पास जब जोजो टीडीएस जमा कराना होता है, जब वो गवर्नमेंट उससे डिटेल नहीं पूछती किसका टीडीएस है, भाई किस रेट से टीडीएस काटा बता तो दे, हैं, कुछ नहीं पूछती उस टाइम। तो बस ये पूछती है कि भाई वो कॉर्पोरेट असेसी है या नॉन कॉर्पोरेट असेसी है, किस सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, किस सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, और किस सेक्शन में टीडीएस कट रहा है, ये बातें पूछती है। कॉर्पोरेट है, नॉन कॉर्पोरेट है, या फिर कौन से सेक्शन में कट रहा है, बस इतनी बातें पूछती है। लेकिन बाद में जोजो को, मतलब जो डिडक्टर है, ठीक है ना, सारे काम डिडक्टर नहीं करने, यहाँ पे टैक्स भी उसने ही काटना है, वही देखेगा कि टैक्स कितना कटना है, किस परसेंटेज पे कटना है, किस अमाउंट तक नहीं कटता। लास्ट स्टेप क्या है, सबमिटिंग की स्पेलिंग, सबमिटिंग द डिटेल्स ऑफ डिडक्टी, ठीक है ना। मतलब क्या है, अब जोजो को फाइनली ये भी बताना है कि उसने किसका टीडीएस काटा था, विशाल गोयल का काटा था, किस रेट से काटा था, 10% से काटा था, कौन से सेक्शन में काटा था, 194J में काटा था, कब पेमेंट की थी, ये सारी बातें अब जोजो को डिटेल में बतानी है, और ये बताई जाती हैं थ्रू टीडीएस रिटर्न, टीडीएस रिटर्न के थ्रू ये सारी बातें जो है जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस विंग को ये सारी बातें बताता है। तो ये 3 स्टेप में सारा काम पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे 3 स्टेप के बाद एक छोटा सा स्टेप जो यहाँ पे अड़ा हुआ है वो भी सुनिएगा। अब मेरा टैक्स किसने काटा है, जोजो ने, मैं उससे प्रूफ भी तो चाहता हूं भाई,
तूने मेरा टैक्स काटा, गवर्नमेंट को जमा करा दिया, इस बात का प्रूफ तो दे दे। तो जो क्या करेगा, मतलब डिडक्टर विल इशू टीडीएस सर्टिफिकेट टू डिडक्टी। तो वो डिडक्टी को टीडीएस सर्टिफिकेट भी देगा कि हाँ भाई देख मैंने तेरा टीडीएस काटा, जमा करा दिया, ये ले सर्टिफिकेट। कल को गवर्नमेंट कहे तो उसको दिखा दियो, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट, वैसे तो सारी चीजें आज की डेट में ऑनलाइन हो रही हैं। यहाँ पे इसने डिडक्टर ने टीडीएस काटा, गवर्नमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन चली जाती है, मेरे पास भी आ जाती है, लेकिन इन एनी केस अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको सर्टिफिकेट देता है। कौन देता है? डिडक्टर को सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, ठीक है ना, कंपलसरी। तो इन 3 स्टेप से हम लोग टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे और ये सारी चीजें हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। तो एक बार मैं अगर आपको चैप्टर गो थ्रू कराऊं, ठीक है, तो सेक्शन 190 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 190 से ये चैप्टर शुरू हो रहा है और 206 CA तक ये चैप्टर जाता है, CA तक ये चैप्टर जाता है, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन 190 पढ़ें, डिडक्शन एट सोर्स। ऑल्दो द रेगुलर असेसमेंट का क्या मतलब है? कहने लगा कि जो फाइनल असेसमेंट है वो तो आपकी असेसमेंट ईयर में होगी। ऑल्दो द रेगुलर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम इज टू बी मेड इन अ लेटर असेसमेंट ईयर, अगले साल होनी है। द टैक्स ऑन सच इनकम शैल बी पेएबल, द टैक्स की बात कर रहा है, शैल बी पेएबल बाय डिडक्शन एट सोर्स, कलेक्शन एट सोर्स और बाय एडवांस टैक्स। 3 फॉर्म। सर सेल्फ असेसमेंट क्यों नहीं बोला? बेटे वो आगे बोल देगा, ठीक है ना। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और एडवांस टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर आर प्रीपेड टैक्सेस, मतलब एक तरह से एडवांस में टैक्स पहुंच गया ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी। ये बात बहुत समझने की है, ये जो असेसी वर्ड यहां पे किसके लिए यूज हो रहा है? ध्यान से, ये असेसी वर्ड यहां पे किसके लिए यूज हो रहा है? जो के लिए या विशाल के लिए, जो के लिए या विशाल के लिए, ये वर्ड यूज हो रहा है विशाल के लिए, क्योंकि ये टैक्स किसका जमा हुआ है? जो ने जमा कराया है, लेकिन वो जो का टैक्स नहीं है, वो मेरा टैक्स जमा कराया है जो ने, ठीक है ना। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आ जाओ फटाफट देखें। अगर स्टेप 1, पेयर ऑफ इनकम, पेयर हमारे केस में जो ऑफ द इनकम इज लाइबल टू डिडक्ट टैक्स ऑन सच इनकम एट प्रिस्क्राइब्ड रेट, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द पेमेंट ऑन विच टीडीएस इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, तो डिडक्टर काटेगा। स्टेप 2 कौन सा है? अरे इतना आगे क्यों भाग रहा है भाई? स्टेप 2 कौन सा है? पर्सन हु डिडक्टेड टीडीएस, मतलब डिडक्टर इज लाइबल टू डिपॉजिट टीडीएस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा कराना, वो जमा कराएगा, ठीक है। और स्टेप 3 क्या है? पर्सन हु डिडक्ट टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू फर्निश क्वार्टरली रिटर्न, मैंने तो नहीं बताया, चलो मैं भी बता दूंगा बाद में, क्वार्टरली रिटर्न टू द टैक्स अथॉरिटीज। और लास्ट में इशू सर्टिफिकेट ऑन हुज इशू सर्टिफिकेट हुज टैक्सेस डिडक्टेड। तो फाइनली उस बंदे को सर्टिफिकेट भी देना है जिसका टैक्स आपने काटा था। समझ में आती है बात? हाँ सर। और इससे रिलेटेड सेक्शंस बहुत सारे हैं, मतलब देखो ना, अब मेरे को ये देखना है कि कौन कौन सी पेमेंट्स पे टीडीएस कटता है, तो बहुत सारे सेक्शन है। 192 सैलरीज पे टीडीएस कटता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस कटता है, डिविडेंड पे भी टीडीएस कटता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे भी टीडीएस कटता है, लॉटरी की पेमेंट पे भी टीडीएस कटता है। मतलब अगर मैं लॉटरी खिला रहा हूँ तो जिसने लॉटरी खेली उसको पेमेंट, वो जीत गया तो उसको पेमेंट करते हुए भी टीडीएस काटूंगा। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, मेरी घुड़साल है और मैं घोड़े दौड़ाता हूँ, लोग उस पर सट्टा लगाते हैं, विजय माल्या, ठीक है ना, उनके 2 रेस कोर्स हुआ करते थे मुंबई में और बेंगलोर में, ठीक है। तो वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जिससे मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कराया, बाद में हम डिटेल में देख लेंगे, आज पढ़ के नहीं आया, ठीक है। उसके बाद 194D इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस के एजेंट। देखो बेटे, इंश्योरेंस कंपनी ना कर्मचारी कम रखती है, एजेंट ज़्यादा रखती है। मतलब क्या? जो उनकी पॉलिसी बिकवा दें। अब कर्मचारी रखेंगे तो कर्मचारी क्या होएगा? पॉलिसी बिके ना बिके उनको क्या मतलब है, उनको तो सैलरी आनी है, तो वो क्या करते हैं? एजेंट रखते हैं। अब एजेंट को कमीशन देनी है, तो जो इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन दी जाती है पॉलिसी बिकवाने पे, उस पर टीडीएस कटना है। वो कितना कटना है? 194D में बताएंगे। 194G कमीशन एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट, मतलब
जो लॉटरी टिकट बेचते हैं उनको भी गवर्नमेंट कमीशन देती है, तो उस पर कितना टीडीएस है वो 194H। कोई भी कमीशन जो 194D में कवर नहीं हुई, 194G में कवर नहीं हुई, वो कमीशन 194H में कवर होती है, प्लस ब्रोकरेज, ठीक है ना, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं ब्रोकरेज, तो उनके ऊपर कितना टीडीएस कटता है। मतलब मेरे को किसी ने घर दिलवाया, मेरे को किसी ने ऑफिस दिलवाया, ये बातें ना बाद में याद आएंगी मैंने घर काट के ऑफिस क्यों किया था, ठीक है ना। तो मेरे को किसी ने ऑफिस दिलवाया और ऑफिस किराए पे दिलवाया, उस ब्रोकर ने अपनी ब्रोकरेज ली, तो उसके ऊपर कितना टीडीएस कटेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है 194H में। रेंट, अगर मैं अपने ऑफिस का रेंट दे रहा हूँ उसके ऊपर कितना टीडीएस कटेगा वो बताना है। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, जिसके ऊपर मैंने जो का एग्जाम्पल लिया अभी, तो प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस वगैरह की अगर पेमेंट की जाती है उसके ऊपर कितना टीडीएस कटेगा। और ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नया आया है, अमेंडमेंट का पार्ट है, तो ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब आज तक मतलब इस सेक्शन के आने से पहले तक क्या था, जितने भी टीडीएस कटते थे वो सारी मोर और लेस सर्विसेज पे कटते थे, गुड्स पे नहीं कटते थे। 194Q एक नया सेक्शन आया है इस बार, जो कि कहता है गुड्स के परचेज करने पर भी टीडीएस काटेंगे। मतलब सर मैंने गुड्स परचेज किए तो मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं उसको पेमेंट करने से पहले उसका टीडीएस काटूंगा, उसके बाद उसे पेमेंट करूंगा। 195 अदर सम, बेटे नॉन रेजिडेंट्स को भी अगर हम पेमेंट करते हैं ना तो भी उनका टीडीएस काटना होता है, वो सेक्शन 195 में, ऑल्दो दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, हम लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग लेके आगे चलना है। उसके बाद जब हम टीडीएस जमा कराते हैं तो टीडीएस जो जमा कराना है हम लोगों ने, तो टीडीएस जमा कब तक होएगा, क्या ड्यू डेट है, अगर ड्यू डेट पे नहीं जमा कराया तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या फाइन है, क्या पेनल्टी है, वो सारा प्रोसीजर हम लोग स्टेप 2 में देखेंगे। फाइनली स्टेप 3 तो हम लोगों को पता ही है, रिटर्न भरनी है, मतलब डिटेल सबमिट करनी है, तो डिटेल सबमिट करनी है प्लस सर्टिफिकेट इशू करना है, वो हम लोग सेक्शन नंबर 203 वगैरह में, 203 वगैरह में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरी एक छोटी सी बात और समझिएगा, जिसके बाद मैं इस क्लास को यहीं पे कंपाइल करूंगा। छोटी क्लास है, पहली क्लास है, टीडीएस का इंट्रो दिया मैंने बस आपको, सुनिएगा बेटे, बहुत ध्यान से सुनना। विशाल गोयल और ये जो ये डिडक्टर है, ये डिडक्टी है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अब बहुत ध्यान से, विशाल अपनी इनकम कमाता है और उसके ऊपर टैक्स भरता है, तो जब विशाल अपनी आईटीआर सबमिट करता होगा, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करता होगा, तो इसके ऊपर अपना पैन नंबर देता होगा, ठीक है। जो जब अपनी इनकम कमाता है और उसके ऊपर जब अपनी आईटीआर भरता है, तो उस टाइम पे जो अपना पैन नंबर देता होगा, ठीक है ना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कितने विशाल हैं ऐसे तो नहीं पता चलेगा, वो मेरे को किस तरह से जानते हैं, पैन नंबर से, और जो को कैसे जानते हैं, वो उसके पैन नंबर से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ये मेरे को 50,000 रुपए दे रहा है, ठीक है, तो 5,000 रुपए काट के गवर्नमेंट को जमा करा देता है, इनकम टैक्स जमा करा देता है, और फाइनली मेरे को जो पेमेंट आती है वो आती है 45,000 रुपीज। नाउ जो के अब 2 रोल हो गए हैं, एक तो इसकी खुद की इनकम जो आएगी वो तो इनकम टैक्स में दिखाएगा, तो उसके लिए वो एसएससी है, लेकिन अब उसका नया रोल आ गया है क्या, कि वो टैक्स डिडक्टर भी बन गया है, और टैक्स डिडक्टर बनने के लिए इनकम टैक्स वालों ने उसको एक नई आइडेंटिटी दी है, उसको एक नया नंबर अलॉट किया है, जिसका नाम है टैन, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, दैट इज टैन नंबर, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है, वो होता है 10। अब कल को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आपको शायद और अच्छी तरीके से क्लिक कर जाएगी। जब मैं थोड़ी देर के लिए जो की पोजीशन पे चला जाता हूं, जब विशाल को
टैक्स काट के 45,000 रुपए देगा तो 5,000 रुपए जमा कराएगा। तो जब वो 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा रहा है बेटे, वो क्या अपने पैन नंबर पे जमा कराएगा? क्योंकि अगर वो पैन नंबर पे अपने पैन नंबर के, सर मैं जो और मेरा पैन नंबर ये 5,000 रुपए ले लो, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी? गवर्नमेंट उस केस में तो ये सोचेगी ये जो का टैक्स है। तो जो ऐसे नहीं करेगा, जो कहेगा बीइंग अ टैक्स डिडक्टर मेरा टैन नंबर ये है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं विशाल का टैक्स काट के जमा कराऊं। तो जो अपना टैन नंबर देगा और विशाल का पैन नंबर देगा। जब वो अपनी रिटर्न भरेगा ना, टीडीएस की रिटर्न भरेगा, तो अपना पैन नंबर देगा, अपना टैन नंबर देगा जो और विशाल का पैन नंबर देगा। क्योंकि विशाल की इनकम पे टैक्स जमा हो रहा है, तो जिसकी इनकम पे टैक्स जमा होता है उसका पैन नंबर जा रहा होता है, और जो जमा करा रहा है अगर वो टैक्स डिडक्टर है तो वो किसके थ्रू जमा करा रहा है? टैन के थ्रू। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लो हमारे पास कितने सारे नंबर आ जाएंगे। इनकम टैक्स का हमारे पास आ गया पैन नंबर, ठीक है। टीडीएस या टीसीएस के लिए हमारे पास आ गया टैन नंबर। और जब हम गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए हमारे पास आता है बेटे एक जीएसटीएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये 3 नंबर तो बेसिकली हम लोगों के पास होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी टीडीएस की इंट्रो क्लास थी। अब हम टीडीएस का चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।